हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए सब्जेक्ट लेकर आया हूं इनकम टैक्स। आज मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। क्या है बेटा? डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्लियर? तो इनकम टैक्स क्या है? हमारा डायरेक्ट टैक्स है। बेटा डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो व्यक्ति आय कमाता है उसी पर कर लगता है। आयकर आय पर लगने वाला कर है। क्लियर? तो एक होता है बेटा इनकम टैक्स में, याद रखिए, एक होता है बेटा प्रीवियस ईयर, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में गत वर्ष, और एक होता है बेटा कर निर्धारण वर्ष, जिसे बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। क्लियर? गत वर्ष क्या है? कोई भी करदाता अपनी गत वर्ष में कमाई गई आय पर अपने करधान वर्ष में टैक्स देता है। करधान वर्ष में टैक्स देता है। क्लियर हुआ आपको? करधान वर्ष बेटा जो है 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। देखिए आप, आयकर टॉपिक है बेटा, आयकर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इनकम टैक्स। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, जो किसी व्यक्ति की गत वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीवियस ईयर में अर्जित मीन्स होता है कमाई गई या प्राप्त संपूर्ण शुद्ध कर योग आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में प्रचलित आयकर की दरों से केंद्र सरकार द्वारा आय के विभिन्न खंडों को बोलते हैं बेटा स्लैब्स पर विभिन्न दरों से गणित करके वसूल किया जाता है। बेटा ये स्लैब्स क्या होती हैं? मैं आपको स्लैब्स के बारे में बताता हूं। जो आयकर की स्लैब्स होती हैं, लिखा है जो चालू करधान वर्ष में प्रचलित आयकर की दरों से केंद्र सरकार द्वारा आयकर के विभिन्न खंडों पर विभिन्न दरों से गणित कैलकुलेटेड करके वसूल किया जाता है। तो ये स्लैब्स क्या होती हैं? जैसे स्लैब देखिए, सबसे पहले आया आपका फर्स्ट 2.5 लाख रुपए तक, ये स्लैब्स हैं। 2.5 लाख तक किसी व्यक्ति को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता एक व्यक्ति के लिए। ठीक है? जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे कम है, तो ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट 2.5 लाख से 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक, 5 लाख तक कितना देना पड़ेगा? 5%। देखिए बेटा नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक 20%। क्लियर? नेक्स्ट 10 लाख 1 से अधिक तक, कितना भी हो बेटा, 10 लाख से अधिक पर कितना देना पड़ेगा बेटा? 30% टैक्स देना पड़ेगा। 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये स्लैब्स होती हैं बेटा। क्या होती हैं? नहीं बोलते हैं हम स्लैब्स। टैक्स ऐसे देना पड़ता है। ठीक है? कि पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक कितना देना पड़ेगा टैक्स? 5% देना पड़ेगा। 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक कितना देना पड़ेगा? जो डिफरेंस होगा वो उसमें 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और 10 लाख 1 से अधिक पर, 10 लाख से ऊपर जितना भी होगा उस पर देना पड़ेगा आपको 30%। तो यही स्लैब्स होती हैं बेटा। क्लियर? अब नोट में देखिए क्या लिखा है। भारत में आयकर सर्वप्रथम सन 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया। जो भारत में सर्वप्रथम आयकर लगा था वो 1860 में लगाया गया था। किसके द्वारा? सर जेम्स विल्सन द्वारा। कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर। वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष जो हमारा है वो 21 और 22 प्रगति पर है। जो हमारा असेसमेंट ईयर है वो 2021 और 22 है, जो 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा। अब आया बेटा गत वर्ष, इसे बोलते हैं हम प्रीवियस ईयर। गत वर्ष से तात्पर्य धारा 3 में
परिभाषित गत वर्ष से है। ये हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो अंडर सेक्शन 3 में आएगा। आयकर के लिए गत वर्ष का बहुत महत्व है, क्योंकि करदाता अपनी गत वर्ष की आय पर ही करधान वर्ष में आयकर देता है। मतलब जो एक हमारा करदाता है वो गत वर्ष में आय कमाएगा और उसका टैक्स कर देगा, अपने करधान वर्ष में टैक्स देगा। देखिए बेटा, आज हम आपको बताने वाले हैं आयकर की गणना का आधार, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम टैक्स। मतलब आयकर गणना का आधार क्या होता है? आधार होते हैं बेटा हेड्स। कोई भी व्यक्ति या कोई भी करदाता जो आय कमाएगा उसकी आय 5 हेड में आती हैं। कितने हेड हैं बेटा? 5 हेड। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यही बेटा 5 हेड हैं, इन्हीं को हम मानते हैं आधार। ये लिखा है आयकर की गणना का आधार। ये 5 हेड ही किसी करदाता की आय की गणना का आधार होते हैं। क्लियर? तो बेटा हम आपको बताने वाले हैं 5 शीर्षक। क्या बताते हैं? कि एक व्यक्ति की समस्त स्रोतों से प्राप्त आय को निम्नलिखित 5 शीर्षकों में रखा गया है। किसमें रखा है? 5 हेड्स में। किसी व्यक्ति की आय के कितने हेड होते हैं बेटा? 5 हेड्स होते हैं। 5 हेड्स। तो पहला हेड कौन सा है बेटा? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। दूसरा है बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा है बेटा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्लियर? चौथा है, फिर पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है बेटा? ये 5 हेड होते हैं बेटा। मैं आपको पहला हेड आज डिस्कस करूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर बताऊंगा आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है? फिर स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा मैं आपको। हर हेड के बारे में आपको बताऊंगा कुछ, ठीक है, रूल्स भी बताऊंगा और उसके कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब आप देखिए बेटा, हमारा जो टैक्स लगता है वो निवास स्थान के आधार पर लगता है, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर लगता है। जो ठीक है बेटा, नागरिकता के आधार पर कभी टैक्स नहीं लगता है, मतलब सिटीजनशिप के आधार पर कभी टैक्स नहीं लगता है, रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर लगता है। क्लियर? किसी करदाता के बेटा क्या होते हैं? 2 प्रकार का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। एक होता है बेटा रेजिडेंस, एक होता है नॉन रेजिडेंस। अब रेजिडेंस 2 प्रकार का हो गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंस और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। ठीक है? इसके बारे में आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इनके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बेटा सैलरी के बारे में। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आय का पहला शीर्षक है। इसमें आपको सिखाने वाले हैं बेटा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी हम कैसे निकालते हैं। तो पहले इसका है प्रारूप, स्पेसिमेन। ये पहले आप ध्यान से पढ़ेगा, इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है इसका बेटा? उसके बाद मैं आपको बेसिक सैलरी निकालना बताऊंगा। देखिए बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22। बेसिक सैलरी बेटा, बेसिक सैलरी सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी। उसमें ऐड करते हैं हम डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस पे, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। मतलब ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फुली एग्जेम्प्ट, पार्टिशियली एग्जेम्प्ट, या बोल सकते हैं पार्शियली टैक्सेबल,
और फुली टैक्सेबल। तो यहाँ पर जो आएंगे बेटा सैलरी में जो भाग लिखा जाएगा वो टैक्सेबल का लिखा जाएगा, जो टैक्सेबल अलाउंसेज होंगे वही लिखे जाएंगे यहाँ पे। एरियर्स ऑफ सैलरी आएगी, एडवांस ऑफ सैलरी आएगी, कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ की फुल फॉर्म होती है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। फिर एक्सेस इंटरेस्ट एट द रेट 9.5%। ऑल टैक्सेबल परक्यूजिट्स, बेटा परक्यूजिट 3 टाइप्स के होते हैं बेटा, फुली एग्जेम्प्ट, पार्टिशियली टैक्सेबल और फुली टैक्सेबल। तो यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल वाले लिखे जाएंगे। इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव, ग्रेजुटी, पेंशन, ये बेटा जब कोई रिटायरमेंट होता है तब ये पॉइंट मिलते हैं, तब आते हैं बेटा। जब कोई जो हमारा कर्मचारी होता है, एम्प्लॉय होता है वो तब आएगा इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव, ग्रेजुटी, पेंशन, कंपेंसेशन ऑन रिट्रेसमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्लियर? इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो बेटा आती है हमारी ग्रॉस सैलरी। क्या आती है? ग्रॉस सैलरी। इसमें से बेटा डिडक्शन दी जाती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत 3 डिडक्शन दी जाती हैं। पहली डिडक्शन होती है बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट 50,000। बेटा 50,000 रुपये की डिडक्शन तभी दी जाएगी जब एम्प्लॉई रिटर्न फाइल कर रहा होगा, जब रिटर्न फाइल करेगा तभी उसे डिडक्शन मिलेगी बेटा 16 फर्स्ट की 50,000 रुपये। दूसरा है बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 सेकेंड। ये डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है। अगर भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तभी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन दी जाएगी, अन्यथा डिडक्शन नहीं दी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 16 थर्ड, यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड किया है एम्प्लॉय ने तो वो यहाँ आएगा। अगर एम्प्लॉय ने पेड किया है तो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, उसके बाद डिडक्शन मिलेगी। क्लियर? इसमें ग्रॉस सैलरी में से जब हम डिडक्शन घटा देते हैं तो आती है हमारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर? संक्षिप्त में आप याद रखिए 3 चीज़ें सैलरी में आप याद रखिए। सैलरी में क्या क्या आएगा, अगर मैं संक्षिप्त रूप से बोल दूँ, ये तो पूरा प्रारूप है तो आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिक सैलरी आएगी, क्या आएगी? देखो आपको मैं ग्रॉस सैलरी का यहाँ प्रारूप लिख देता हूँ। ग्रॉस सैलरी देखिए, ग्रॉस सैलरी निकालनी है तो बस आपको 3 चीज़ें ध्यान रखिए। ये आप संक्षेप रूप में यहाँ पे बेसिक सैलरी आएगी, क्या बेसिक सैलरी आएगी, ठीक है। और फिर क्या आएंगे बेटा, ये आएंगे हमारे अलाउंसेज आएंगे, क्या आएंगे? अलाउंसेज आएंगे। और फिर हमारा आएगा थर्ड पॉइंट पे हमारा आ जाएगा परक्यूजिट्स। क्या जाएंगे बेटा? परक्यूजिट्स आ जाएंगे, ये हमारे परक्यूजिट्स आ जाएंगे। ये बस ये 3 चीज़ याद रखिए बेटा। सैलरी में ये 3 मेन होती हैं बेटा, ये 3 आपकी मेन हो जाती हैं। ये आपके बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो बन जाती है हमारी ग्रॉस सैलरी बन जाती है। क्लियर? तो बेसिक सैलरी में बताएंगे, बेसिक सैलरी के बारे में अभी बताता हूँ इसके बारे में। अलाउंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, इनको आप याद रखिएगा, और परक्यूजिट 3 टाइप्स के होते हैं। क्लियर? इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक सैलरी कैसे निकालते हैं, बेसिक सैलरी हम कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा एग्जाम्पल देखिए, कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए मूल वेतन ज्ञात कीजिए। मूल वेतन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, श्री मोहन 1 अप्रैल 2020 से 10,800 रुपये प्रति माह की दर से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। 1 अगस्त 2020 को उन्हें 600 रुपये और 1 जून 2021 से उन्हें 900 रुपये की वेतन वृद्धि स्वीकृत हुई। एक तो क्वेश्चन ये बेटा, इसमें आपको निकालना है बेसिक सैलरी। तो पहले याद रखिए, बेसिक सैलरी निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए वेतन के उपार्जित होने का समय, टाइम ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी। तो बेटा याद रखिए, सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी दशा में, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दशा में बताना है हमें, ठीक है बेटा। तो
इनके लिए जो वेतन होता है बेटा, जिस माह का वेतन होता है उसके अगले माह में मिलता है, अगले माह में मिलता है। तो इनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा, इनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा बेटा 1 मार्च से 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक। इनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा क्या होगा बेटा, प्रीवियस ईयर, इनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो क्या होगा बेटा, प्रीवियस ईयर 1 मार्च से 28 फरवरी तक। क्लियर, 1 मार्च से गिनेंगे हम 28 फरवरी तक। और बैंकों तथा गैर सरकारी कर्मचारी जैसा में इनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा, इनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये ध्यान रखना बेटा, वेतन के उपार्जित होने का समय। आपको जब क्वेश्चन आप वेतनमान निकालें, मतलब बेसिक सैलरी निकालें, तो आप जरूर देख लें कि वो किस रूप का कर्मचारी है। अगर वो सरकारी या सरकारी कर्मचारी होगा तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 28 फरवरी तक को समाप्त होगा, अर्थात पूरे 12 महीने आ जाएंगे। और बैंक होगा या गैर सरकारी कर्मचारी होंगे, बैंक तथा गैर सरकारी कर्मचारी दशाओं में जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, 31 मार्च होगा। क्लियर, तो हमारा जो बताइए इस वर्ष हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर जो हमारा है वो 1 अप्रैल, वो हमारा है बेटा प्रीवियस ईयर है 2020 और 21। प्रीवियस ईयर क्या है हमारा, 20 और 21 है। क्लियर, क्या है प्रीवियस ईयर हमारा 20 और 21 है। अगर सरकारी कर्मचारी होगा तो प्रीवियस ईयर क्या होगा बेटा बताओ, प्रीवियस ईयर में जो अवधि होगी 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक। और अगर बैंक का कर्मचारी होगा या गैर सरकारी कर्मचारी होगा तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो मैं आपको अब पहला क्वेश्चन समझाता हूँ बेटा, बेसिक सैलरी निकालना। अब देखिए इस क्वेश्चन देखिए, श्री मोहन 1 अप्रैल 2020 से 10,800 रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। 1 अगस्त 2020 को उन्हें 600 रुपये और 1 जून 2021 को उन्हें 900 रुपये की वेतन वृद्धि स्वीकृत हुई। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, मोहन का ये नहीं मालूम है कैसे कर्मचारी है, कहीं लिखा है बेटा सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, तो बेटा इन्हें मानेंगे हम गैर सरकारी कर्मचारी। क्या मानेंगे, गैर सरकारी कर्मचारी मानेंगे। क्लियर, और गैर सरकारी कर्मचारी के लिए जो प्रीवियस ईयर होगा क्या होगा बताइए, जो प्रीवियस ईयर होगा, ये पहले क्वेश्चन का हल है बेटा, प्रीवियस ईयर होगा वो होगा हमारा, गैर सरकारी कर्मचारी हैं तो इनको बोलेंगे हम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ये प्रीवियस ईयर होगा। हमें इन 12 महीने की सैलरी लेनी है, वो आएगी प्रीवियस सैलरी में, प्रीवियस ईयर में आएगी। क्लियर, लगाई सैलरी 1 अप्रैल 2020 से उन्हें कितनी सैलरी मिल रही है, 10,800 रुपये। देखिए बेसिक सैलरी निकालना, देखिए बेसिक का सैलरी लिखेंगे ₹10,800 पर मंथ मिल रही है। अब देखिए बेटा इनका चेंज कब हो रहा है, 1 अगस्त 2020 को उन्हें 600 रुपये की वेतन वृद्धि हो रही है। कब, 1 अगस्त 2020 को। अब लगाइए बेटा, तो अप्रैल बेटा देखो 1 अप्रैल से कब तक, जून है अगस्त है, तो बेटा 1 अगस्त तक, 1 अगस्त 2020 तक कितने महीने हो गए बताइए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं आएगा क्योंकि 1 अगस्त है, 4 मंथ इन्हें यही सैलरी मिलेगी। कितनी, 10,800। जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए इनको, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 0 4 8 32 और 4 एकम 4। कह सकते हैं बेटा इनकी 4 महीने की सैलरी हो गई 43,200 रुपये। अब आगे लगाइए, फिर कितने बढ़ गए बेटा, इनके बढ़ गए 600 रुपये बढ़ गए 1 अगस्त से, तो इसमें 10,800 में 600 जोड़ लो,
तो 600 जोड़ेंगे तो 11,400 रुपये पर मंथ। ये कब तक मिलेंगे बेटा? ये स्टार्ट होंगे 1 अगस्त से। 1 अगस्त से मिलना प्रारंभ होंगे 2020 से। और कब तक चलेंगे? हमारा जो प्रीवियस ईयर है देखो बेटा 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और 31 मार्च तक। 31 मार्च तो 31 मार्च तक मिलते रहेंगे ये। 31 मार्च 2021 तक यही मिलेगा। बताइए कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। बेटा जो अगली वृद्धि है वो है बेटा जून में, 1 जून 2021 में। तो 1 जून 21 से पहुंच ही नहीं रहा है। जो हमारे प्रीवियस ईयर की लिमिट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो बेटा इन 12 महीने की ही हम अपनी बेसिक सैलरी निकालेंगे, इन 12 महीने की, अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की। देखो अप्रैल से मार्च हो गया नहीं हो गया? अब 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 11,400 की, तो 0 0 8 चौक 32, अलग 3, 8 के 8 3 11, 8 के 8 9। बताइए जोड़ लीजिए 0 0 4 4 13। लीजिए इनकी बेसिक सैलरी हो गई, बेसिक सैलरी आ गई 1,34,400। तो कह सकते हैं कि श्री मोहन की गत वर्ष की जो बेसिक सैलरी है वो 1,34,400 रुपये है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा आप, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। श्री राम प्रसाद एक सरकारी अधिकारी हैं। लीजिए भाई ये सरकारी अधिकारी हैं, तो बेटा सरकारी अधिकारी हैं तो बेटा इनके लिए बताइए, इनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा कब से स्टार्ट होगा? 1 मार्च से 28 फरवरी तक। तो लिख देता हूं मैं, पहले ये लिखो, इनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा, क्योंकि सरकारी अधिकारी हैं तो इनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा बेटा 1 मार्च 2020 से प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा ये? 28 फरवरी 2021। हो गए पूरे 12 महीने। ये पूरे 12 महीने हो गए। देखिए प्रीवियस ईयर के मतलब 20 और 21 के इनके लिए, क्योंकि ये सरकारी अधिकारी हैं तो इनके लिए बेटा जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा, क्योंकि इनको बेटा जिस माह का वेतन होगा उसके अगले माह मिलेगा, तो इनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो मार्च से 28 फरवरी होगा। पूरे 12 महीने हो गए। अब देखिए पढ़िए जरा क्वेश्चन को फिर से। श्री राम प्रसाद एक सरकारी अधिकारी हैं, वे 1 जून 2016 से 5,000 फिर 200 लिखा है, फिर 7,000 लिखा है। ये वेतनमान है बेटा। ये कैसे लगाओगे आप? देखो इसका अर्थ समझाऊं मैं आपको। इन्हें जो वेतन मिल रहा है वो 1 जून 2016 से स्टार्ट हुआ। जब इनकी नौकरी लगी तो इनकी नौकरी लगी 1 जून 2016 को, तो इनको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 5,000 रुपये। कब तक? पूरे 12 महीने मिलेगी। मतलब कह सकते हो 1 जून 16 से 31 मई 2017 तक इन्हें मिलेंगे 5,000 रुपये। देखो मैं निकाल देता हूँ आपको, देखो कैसे समझाऊँ मैं आपको। देखो इनकी पोस्टिंग हुई 1 जून 2016 को, ठीक है। अब ये पूरे 12 महीने सैलरी मिलेगी बेटा, 12 महीने सैलरी मिलेगी। जून से लेकर 12 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो हम कह सकते हैं 31 मई 2017 तक इनको कितने रुपये मिलेंगे? 5,000 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5,000, क्योंकि इनकी पोस्टिंग 1 जून 2016 को हुई है, उसमें वेतन का मान था इनका 5,000 रुपये। ये पर मंथ लिख देता हूँ, पर मंथ मिलेंगे। अब ये आगे लिखे 200 रुपये टैक्स लगा है, इसका मतलब ये हर साल 200 रुपये बढ़ेंगे। हर साल कितने रुपये बढ़ेंगे? 200 रुपये बढ़ेंगे हर साल। कब तक बढ़ते रहेंगे? जब तक 7,000 ना हो जाए। तो हम आगे देखो बोलेंगे 1 जून 2017 से 31 मई 2018 तक। देखो 12 महीने हो गए, 1 जून से 31 मई तक। बताइए 5,000 सैलरी पहले थी ये, अब 200 और बढ़ गए इनके, तो इनकी सैलरी कहलाएगी 5,200 रुपये पर मंथ। क्लियर नहीं क्लियर? फिर 200 रुपये बढ़ेंगे, ये बढ़ते रहेंगे जब तक इनका सैलरी 7,000 ना हो जाए। 1 जून, और हमें कहाँ तक बढ़ना है? जब तक हमारा प्रीवियस ईयर ना आ जाए 20 और 21। 1 जून 2018 से 31 मई 2019 को बताइए पिछले वर्ष कितनी सैलरी मिल रही थी? 5,200। फिर 200 बढ़ जाएंगे तो सैलरी हो जाएगी बेटा इनकी 5,400 रुपये पर मंथ। 1 जून 2018 से 31 मई 2019 तक उन्हें मिलेंगे 5,400 रुपये पर मंथ। फिर 1 जून 2019 से
31 मई 2020 5,400 प्लस 200 फिर बढ़ जाएंगे 200 रुपये, हो जाएंगे 5,600 रुपये पर मंथ। और फिर बढ़ाइए बेटा 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक कितना बेटा 5,600 प्लस 200 फिर बढ़ गए, बोल सकते हैं 5,800 रुपये पर मंथ। लीजिए भाई, बस यहाँ तक ही हमारा प्रीवियस ईयर आ गया। प्रीवियस हमारा 20-21 है, देखो 20 इसमें आ गया और 21 ही हो गया 20-21। अब हमें लगाना है, अब हमें अपने मंथ लेने हैं बेटा। हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 1 मार्च 2020 से प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा 28 फरवरी 2020 तक। तो बेटा कुछ हिस्सा इसमें आएगा, हमें बस इनसे मतलब होगा, कुछ हिस्सा इसमें आएगा, कुछ हिस्सा इसमें आएगा। तो मार्च 20 किस में मिलेगा, मार्च 20 मिलेगा इसमें, मार्च 20 इसमें मिलेगा। तो लगाओ मार्च, और कब तक चलेंगे बेटा मई तक, ये 31 मई है तो 31 मई तक आएगा ये, ठीक है बेटा 31 मई तक। तो हम बोल सकते हैं इसमें जो आएंगे हम, देखो हमारा मार्च आ जाएगा, क्या आएगा मार्च आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा और मई आ जाएगा, मई आ जाएगा। क्या आ गया बताओ, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई, कितने महीने हो गए बताओ, ये हो गए 3 मंथ्स। कितना गए 3 मंथ्स हो गए। तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी पैसे निकालने के लिए। अब इसमें कहाँ से आ गया बेटा जून से, और हमारी लिमिट कहाँ तक है बेटा फरवरी तक, तो हम जून से चलेंगे यहाँ पे, जून से कब तक फरवरी तक, फरवरी 2021 तक। तो बेटा इसमें कितने महीने हो गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 9 महीने, इसमें 9 महीने। क्लियर। तो हम अपनी जो बेसिक सैलरी निकालेंगे, बेसिक सैलरी निकालेंगे, देखिए बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी एट द रेट पहले रुपीज चलेंगे बेटा अप्रैल से, वो मार्च से। 1 मार्च को हमें कितनी सैलरी मिल रही थी, 1 मार्च को हमें मिल रही थी 5,600 रुपये, 5,600 रुपये पर मंथ। कितने महीने के लिए मिलेगी ये, इंटू कर लेंगे सर 3 महीने के लिए, 3 महीने कह सकते हैं, मार्च अप्रैल मई। तो 0 0 3 × 18 16,800 रुपये। फिर हमारा देखिए बेटा जून से फरवरी तक कितना 5,800 रुपये पर मंथ। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए हो गए, 12 महीने पूरे। गुणा करिए 0 0 9 × 72 मतलब कि 7 9 45 और 7 52, जोड़िए 0 0 और 10 9 और 6 बेटा 69,000। ये हमारी हो गई बेसिक सैलरी, बेसिक का सैलरी हो गई 69,000। समझ में आया आपको। अगर ये सरकारी कर्मचारी नहीं होता तो हमारा जो प्रीवियस ईयर होता वो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होता और 31 मार्च 2021 तक। तो बेसिक सैलरी कितनी आ गई बेटा 69,000। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज बेसिक सैलरी निकालना आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।